साथियों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके अंत तक सेशन को एंजॉय करो और जो भी आंसर होगा आप लोग चैट सेक्शन में लगाते रहना, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम 2009 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, 2009 से लेकर के 2020 तक में बच्चों ऐसा पैटर्न नहीं था, 70-70 वाला पैटर्न नहीं था शायद, ठीक है ना। तो यहां तक काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यहां तक आप देखें जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो 7 ही ऑब्जेक्टिव होता था उसमें, उसके बाद एक से ज्यादा सही वाले ऑप्शन हुआ करते थे, उसके बाद कथन और कारण वाला भी क्वेश्चन दिया जाता था। तो वो सब तो आप लोग के पैटर्न से आउट कर दिया गया है। उदाहरण वाले क्वेश्चन, पैसेज वाले क्वेश्चन दिए जाते थे, तो वो सब तो जो है बच्चों हम लोग हटा दिए हैं, मतलब क्योंकि अब वो पैटर्न रहा नहीं। तो आपको 2009 से 2020 तक में क्वेश्चन की संख्या बहुत कम दिखेगी और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद हम करेंगे फिर 2021, यहां से यहां तक हम एक साथ में करेंगे, फिर 2022 करेंगे, फिर हम करेंगे 2023, फिर हम करेंगे 2024। तो आपको आज तो रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला का सवाल का जवाब तो आप लोग दे चुके हो और मैं रहूंगा एकदम थोड़ा स्पीड मेंटेन करना है कि निम्नलिखित में से किसके हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। आप देखो ग्लूकोज और यूरिया ये पानी में डिसॉल्व होने वाली कहानी, इसके तो आयनन वाले पार्ट में है नहीं, आयन नहीं देगा। NaCl की बात करते हैं बच्चों तो Na+ और Cl-, इसलिए I का मान कितना हो गया 2। इसमें हो जाता है बच्चों 2Kp+ और SO4 पे 2- होता है, तो इसमें जो आयन हो गया टोटल I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। जब I का मान ज्यादा होता है तो ये वैल्यू बढ़ जाता है, तो I का मान किसके लिए ज्यादा हो गया, इसके लिए, तो I का मान इसके लिए ज्यादा हो गया। ये सवाल अभी हम कर रहे हैं 2009 से ये सारे सवाल है, ये सारे सवाल 2009 से, ईयर मेंशन आगे मिलेगा, अभी नहीं, टेंशन मत लेना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की बात किया है बच्चों। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का क्या होता है यूनिट। देखो R, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A से B बन रहा है, अब हमें प्रथम कोटि का है तो R बराबर K, A की पावर में ये सांद्रता के पावर 1 होता है। K का निकालना है तो R बटा में क्या कर लेंगे हम, A की सांद्रता। R का क्या होता है बच्चों मात्रक, मोल प्रति लीटर, और प्रति सेकंड भी होता है, और सांद्रता का क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो साथियों मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर चला गया पेड़ा खाने, बच गया हमारा सही जवाब सेकंड इनवर्स। सेकंड एक टाइम है, इसलिए आप समय इनवर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, समय इनवर्स कह सकते हो, समय इनवर्स, ठीक है। तो दूसरा का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है H3PO4 एक क्या है। H3PO4 क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से समझना सभी लोग। हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। अब ये P डबल बॉन्ड हो, इसका स्ट्रक्चर देख लो, जब भी भास्मिकता की बात करेगा जितना OH बॉन्ड का नंबर होगा वही उसकी भास्मिकता निकल के आ जाएगी। बच्चों इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो 3 OH बॉन्ड मिलता है, कितना OH बॉन्ड मिल गया, 3 OH बॉन्ड मिल गया। 3 OH बॉन्ड का मतलब यहां पे त्रिभास्मिक कह देंगे। क्या कहेंगे बालक, त्रिभास्मिक कह देंगे। ओके, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। बच्चों आप जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी आप सीख जाएंगे तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय की जब बात करेगा मतलब अनपेयर्ड होना चाहिए। अनुचुंबकीय का मतलब हो जाता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय की जब हम बात करें, प्रतिचुंबकीय, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको यह दिखना चाहिए कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। तो प्रतिचुंबकीय में आपको देखना है कि सब पेयर्ड होना चाहिए, तो यहां पे Zn2+ का आएगा। किसका आएगा बच्चों, Zn2+ का। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं भूपर्पट्टी के अंदर से खनिज। तो साथियों इसमें जो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि रहती है उस अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं, या कभी कभी नाम एक दे सकता है अधात्री, या मैट्रिक्स भी कह सकता है। और इसको दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, फ्लक्स। गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर के बच्चों धातुमल बना देता है, यानी कि स्लैग बना देता है। तो यहां पे हमारा 5 का बी होगा। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, 0 होता है, याद कर लेना। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था जिसका निकालना है उसको x मान लो, CO का 0 होता है, 0 × 4 बराबर में 0, x बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो यहां पे हमारा सही ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रिपीट भी हो सकता है। निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। देखो बुखार को कम करने वाली दवा को हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं बच्चों, एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बालक, ज्वरनाशी। एंटीपायरेटिक दवाइयां मतलब कौन सी दवाइयां हो गया,
ज्वरनाशी हो गया। क्या हो गया? ज्वरनाशी। अगला देखो, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एमाइड की अभिक्रिया हम लोग ब्रोमीन Br2+ में KOH से कराते हैं, ठीक है, एमाइड की अभिक्रिया। तो इसमें हमारा क्या मिल जाता है? मिथाइल एमीन। क्या मिल जाता है? मिथाइल एमीन हो जाता है। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदला जा सकता है? एल्किल हैलाइड का मतलब हो जाता है बच्चों RX। अगर आप इसको अल्कोहल में बदलना चाहते हैं, मतलब ROH करना चाहते हैं, तो X को प्रतिस्थापित किस समूह से करना पड़ेगा? OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, यानी कि विस्थापन। यहां पे दिखा क्या करना पड़ेगा बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा यह संभव है। यह विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा संभव है, ठीक है बच्चों। आगे चलो, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर? कैप्रोलैक्टम आप लोग ये पढ़े होंगे, नायलॉन 6 जो होता है ना, नायलॉन 6 का मोनोमर। मोनोमर किसको कहा जाता है? बहुलक का सबसे छोटा पार्ट को हम क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। मोनोमर का हिंदी क्या होता है बच्चों? एकलक। यानी जैसे हम बात करते हैं पॉलीथीन, तो बहुत सारा इथीन मिल करके तब बनता है पॉलीथीन। बहुत सारा इथीन का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीथीन। बहुत सारा इथीन का बहुलीकरण कराएंगे तो इसमें नायलॉन 6 का हम क्या करा लेते हैं? बहुलीकरण करा देते हैं, तब हमको मिल जाता है कैप्रोलैक्टम। क्लियर है? अगला सवाल, 11 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है, यह पूछा जा रहा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है? 3D, जो कि परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक स्टार्ट होता है। अब आप देखो, लोहा इसमें आता है, क्रोमियम भी आता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं आता। निकेल भी आता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं आता है। मैग्नीशियम कहां आता है बच्चों? ये एस ब्लॉक का तत्व है। कहां पे? एस ब्लॉक का ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वर्ग 2 में आया जाता है। लेकिन यहां पे सवाल यही कि कौन तत्व नहीं है संक्रमण श्रेणी का? तो ऑप्शन सी। अगला, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है बच्चों? CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2, जो कि कॉपर का एक बहुत अच्छा अयस्क होता है। इसमें दो अलग अलग धातु भी पाए जाते हैं। ये एक ऐसा अयस्क होता है जिसमें दो अलग अलग धातु पाए जाते हैं, कॉपर भी और आयरन भी। कॉपर भी और आयरन भी। क्लियर है बालक? क्लियर है? आप लोग यार रिप्लाई करो, धाकड़ रिप्लाई। अब प्रैक्टिस करिए, सोना नहीं है। यहां पे आके क्लास में आकर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन द सेंस कि मैं एक सवाल दिखा रहा हूं, आप चैट में आंसर टाइप करो। टाइप करने से क्या होगा? आपका फोकस बढ़ेगा इस पे। जब आप क्वेश्चन पे रिप्लाई करते हो ना, तो आपको क्वेश्चन के प्रति रुझान बढ़ जाता है, फोकस हो जाओगे, थोड़ा आंसर मेमोरीज हो, मतलब याद हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा देर के अच्छे समय तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो CuFeS2 कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्यक गुणधर्म किसको कहा जाता है? विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। वो हमारे 4 हो जाते हैं, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और परासरणी दाब। हिमांक का अवनमन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी है। कौन नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये नहीं होगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं? ग्लूकोज में बच्चों कायरल कार्बन CHOH 4 होता है। CHOH 4, CHOH और फिर हमारा हो जाता है CH2OH। बच्चों ये हो जाता है हमारा ग्लूकोज। अब इसमें कायरल कार्बन जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसको हम असममित कार्बन कहते हैं। 1 2 3 और ये 4, ये चारों होते हैं। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल का मतलब CH2OH, फिर CHOH और CH2OH। बच्चों इसमें 3 OH ग्रुप हमको दिख रहा है। इसमें कितना OH ग्रुप दिख रहा है? 3 OH। 1 2 3, 3 OH दिख जाए मतलब कि ट्राईहाइड्रिक है। टर्शियरी तो नहीं कहेंगे ना, 3 OH समूह दिखना मतलब कि ट्राईहाइड्रिक कहलाना, क्योंकि OH ग्रुप 3 दिख रहा है। 1 दिखता तो मोनोहाइड्रिक, 2 दिखता तो डाईहाइड्रिक, 3 दिख रहा है इसलिए ट्राईहाइड्रिक। क्लियर है? अगला, चक्रीय मेटाफास्फोरिक एसिड में POP बॉन्ड कितना होता है? जब आप चक्रीय मेटाफास्फोरिक एसिड का बनाओगे ना, चक्रीय मेटाफास्फोरिक एसिड का संरचना बनाओगे तो उसमें POP जो बॉन्ड आएगा बच्चों ना, POP OP, ये 3 तरह का बॉन्ड आएगा। मतलब POP बॉन्ड कितना बन रहा है? 3। एक यहां पे, 1 2 और एक यहां पे 3। तो POP बॉन्ड जो बनेगा बच्चों कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 3। तो चक्रीय मेटाफास्फोरिक एसिड में ये नंबर कितना होगा? 3 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, स्मेल्टिंग में धातु, स्मेल्टिंग देखो कभी कभी ये क्या करता है ना,
इंग्लिश को ही हिंग्लिश बना देगा। स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन। क्या होता है बच्चों? प्रगलन होता है स्मेल्टिंग का मतलब। और यहां पर प्रगलन न लिख करके स्मेल्टिंग ही लिख दिया। इंग्लिश में इसको हम ऐसे लिखते हैं स्मेल्टिंग। इसमें क्या होता है बच्चों? धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं, जैसे ZnO प्लस में C कोक हो गया, धातु हमें प्राप्त हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। धातु के ऑक्साइड का अपचयन में क्या उपस्थित है? कोक। यहां पे क्या हो गया हमारा? C हो जाएगा कोक। निम्नलिखित में से कौन संगणक बहुलक नहीं है? बहुलक दो प्रकार के होते हैं, योगशील और संगणक। योगशील और संगणक होता है, ठीक है ना? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरो, ये PTFE जो होता है बच्चों, ये संगणक नहीं है, ये संगणक नहीं है। लेकिन ये सब बाकी दो अलग अलग विभिन्न विभिन्न, संगणक बहुलक का मतलब दो अलग अलग एकलकों से मिलकर के बने होते हैं। ये जब हम आपको बहुलक चैप्टर पढ़ाएंगे ना बच्चों, अभी तो मतलब इस समय काल में मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो आप लोगों को मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण कितना होगा? देखो K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण बच्चों याद रखना, D2sp3 आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, D2sp3 इसको याद करने का है। ज्विटर आयन कौन बना सकता है? जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो ज्विटर आयन बना सकते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं बच्चों, जो एमिनो एसिड होता है ना वो बना सकता है। एमिनो का मतलब जिसमें NH2 ग्रुप भी रहे, और एसिड का मतलब जिसमें COOH ग्रुप भी रहे। दोनों ग्रुप जिसमें होगा वो ये काम कर सकता है। यहां पे हमें NH2 भी दिख रहा है, यहां पे COOH भी दिख रहा है, अतः हमारा सही जवाब ऑप्शन D हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? बोलिए यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? यस और नो? एक बार सब लोग, आप एक बार सभी लोग इमोजी, दिल की इमोजी लगा के एक बार चैट में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि आप लोग सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एक बार सभी लोग दिल की इमोजी लगा के सेशन में चैट में लगा देंगे भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मतलब हम खड़े हैं आपको पढ़ाने के लिए और हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, ग्रेट बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो ज्विटर आयन क्या हुआ? ज्विटर आयन का मतलब आप समझ लीजिए कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो बनाते हैं ज्विटर आयन। NH3 पे प्लस चार्ज आ जाता है और COO पे माइनस का चार्ज हो जाता है। यहां पर देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्न एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? देखो ब्यूटेन 2 ऑयल का अगर आप निर्जलीकरण कराते हो, निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? डिहाइड्रेशन। H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। H2O का मॉलिक्यूल जैसे निकल जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एल्किन। तो ब्यूटेन 2 ऑयल यहां पे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का मतलब क्या हो जाता है? जिस बैटरी को हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीयक सेल। वह सेल जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं, दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसको प्राथमिक सेल कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं, लेखलांचे सेल कहते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल जो कार की बैटरी होती है, बड़ी वाली बैटरी होती है, निकेल कैडमियम बैटरी होती है, लैपटॉप का बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी होता है, ये रिचार्जेबल है, दोबारा चार्ज कर सकते हो, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा ना? हाँ, Na2O होता है। क्या होता है? Na2O होता है। इसमें सोडियम का समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या कहता है? बीच का एक गोला अन्य जितने गोले के संपर्क में रहेगा उसको क्या कहेंगे? समन्वय संख्या। जरा बताना इसका कितना होगा? जरा बताना सभी लोग, इसका कितना होगा बच्चों? कितना होगा बताइए सभी लोग। तो इसका 1 2 3 4 5 6, इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर CN का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ना 6 होगा, यहां पर Na2 के लिए क्या हो जाएगा? ये 4 होता है। कितना होता है? 4। निम्न में से कौन लायोफिलिक? लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? लायोफिलिक का मतलब, इस पे हमारा हथौड़ा, लायोफिलिक पे हथौड़ा मारा, लियो मिल गया, फिलिक मिल गया, दो शब्द हमें मिला हथौड़ा मारने के बाद। इसका मतलब होता है बच्चों लिक्विड, और लिक्विड का मतलब होता है बच्चों द्रव। क्या होता है जी? द्रव होता है। फिलिक का मतलब LOVE, लगाव, अट्रैक्शन, स्नेह, अनुराग, ये सब कह सकते हैं। अनुराग या स्नेह कह लीजिए, लगाव कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, यानी जिसको द्रव से लगाव हो, गोंद हो जाता है। कभी कभी इसके जगह पे गम लिख देगा, तो गम मतलब गोंद समझना, वो वाला गम मत समझना। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है बच्चों? वो एल्यूमिनियम होता है। जो धातु है ये वैसा जो सबसे ज्यादा
ये क्या होता है बच्चों, पाया जाता है भूपर्पट्टी के अंदर, करीब 7.4% के आसपास ये पाया जाता है करीब। निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? अगर हैलोजन है बच्चों तो हैलोजन का शक्तिशाली ऑक्सीकारक है F2Cl2 Br2 I2। ये देखिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली का क्रम किसका आ रहा है? F2 का। F2 हमारा सही जवाब हो जाएगा F2। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक क्या कहे जाते हैं? एल्केन कहे जाते हैं। ये किसकी GF है जी? एल्केन की, यानी ANE का मतलब दुगुना से दो ज्यादा हो जाता है। ये नंबर क्या हो जाता है बच्चों? दोगुना से दो ज्यादा हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? प्रथम यानी कि 3D सीरीज का, 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, ये होते हैं बच्चों संक्रमण तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब इसमें प्रथम का मतलब जब बात करें, इसका मतलब समझ जाना 3D की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? 3D की बात कर रहा है। यहां पे समझने वाली चीज है कि भैया मैग्नीशियम तो नहीं है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल है? आप कांच को देख लीजिए, अक्रिस्टल है। अक्रिस्टल किसको कहा जाता है? जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? अक्रिस्टल कहा जाता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मिलता है? आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आप उसी पदार्थ का द्रवित रूप ले रहे हैं या पानी में मिला के जलीय विलयन बना रहे हैं। यह हमारे पास नमक है बच्चों, NaCl। क्या है? NaCl। और हम NaCl का द्रवित रूप कर रहे हैं। द्रवित का मतलब पिघला रहे हैं, इसको, इसी को पिघला रहे हैं। तो द्रवित NaCl जब होगा तो NaCl ये हो गया, और हमारे पास दो क्षण होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हम विद्युत परिपथ जो भी होगा उस कनेक्ट कर देंगे, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ऐसे में जो द्रवित सोडियम क्लोराइड से Na+ है, Na+ ये कहां चला जाएगा बच्चों? माइनस वाले पर, और यहां प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड है उस पे आ जाएगा हमारा क्लोरीन गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोरीन गैस। ये किस रूप में जाता है? धातु के रूप में। कैथोड पर कौन जाएगा? सोडियम जाएगा, क्योंकि कैथोड पर धातु जाता है। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना मुक्त करेगा? 96,500 कूलम का मतलब एक तुल्यांकी भार। एक तुल्यांकी भार का मतलब क्या हो जाता है? हम परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो रहेगा कॉपर का निकालना है 63.5 बटा में संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो संयोजकता आप कह लो, जो इसमें चार्ज होता है ना Cu पे +2 का चार्ज, वो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। सॉल्व कर दिया तो लगभग आ गया 31.76 ग्राम तांबा। 31.76 ग्राम तांबा लगभग हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहां पर ये दिख रहा है, आपको यहां पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? साथियों, धातु प्रकृति में दो अवस्था में पाई जाती है, एक मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। एक मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब वो है जो वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस, जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, वो मुक्त है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर अकेले रहते हैं, अकेले में मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आप फ्री स्टेट में मान लीजिए। और अगर एक ऐसा लड़का जो हमेशा किसी न किसी दोस्त के साथ रहता है तो वो हो जाएगा संयुक्त। अब सोडियम देख लीजिए, जितनी भी ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, सोडियम देख लीजिए, लोहा देख लीजिए, मैग्नीशियम देख लीजिए, ये सब क्या है बच्चों? ये किसी न किसी वायुमंडल में उपस्थित तत्वों के साथ, यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये बन जाएगा, कंबाइंड में चला जाएगा। कंबाइंड का मतलब संयुक्त में चला जाएगा। लेकिन सोना देख लीजिए, मम्मी, चाची, दादाजी नहीं, दादी मम्मी, चाची, दादी, भाभी लोग कान में का, नाक में, गला में सब सोने का आभूषण क्यों पहनती है? अगर जंग लगता तो नहीं पहनती लोग ना, नहीं पहनते हैं, लेकिन सोना का पहनते हैं। यहां पर तो सोना हमारा मुक्त अवस्था में, सोना हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना बच्चों। ऑप्शन में देखना, अगर FON वाली बात आ जाए, F का मतलब फ्लोरीन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, N का मतलब नाइट्रोजन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब इसके साथ H का होना जरूरी है, इसके साथ H का होना जरूरी है, इसके साथ H का होना जरूरी है। जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेगा तो कंपाउंड के रूप में HF बनेगा, H और O अभिक्रिया करेगा तो कंपाउंड के रूप में H2O बनेगा, H और N अभिक्रिया करेगा तो कंपाउंड के रूप में NH3 बनेगा। क्लियर है आप सब लोग? ये ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके अलावा अगर ऑप्शन में कुछ दिखे तो नहीं बनता है। अब आप देख लीजिए, यहां पर HF बनता है, HCl नहीं बनेगा, H2O में बनता है, NH3 में बनता है, लेकिन हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर है। क्लियर है बालक लोग? क्लियर है? एकदम एकदम समझ आ रहा है ना? पूरी चीजें समझ आ रहा है? एक बार बता देना सभी लोग, समझ आ रहा है बालक? समझ आ रहा है? स्पीड सही है ना? स्पीड सही है ना बच्चों? हो ला
ला ला ला ला ला ला। 31 नंबर सवाल करे नहीं समझे। देखो 96,500 कूलम का मतलब हो जाता है एक तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, परमाणु द्रव्यमान बट्टा में संयोजकता कह लीजिए आप। तो परमाणु द्रव्यमान कॉपर का है ना, कितना कॉपर मुक्त होगा, कॉपर का कितना होता है 63.5 बट्टा में से यू पे +2 चार्ज होता है, 2 हो गया ये, तो 2 से ये कट गया 31.76। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। हीलियम का मुख्य स्रोत, अब देखिए ये बहुत छोटा सवाल है, पहले इससे पहले ये तो क्लियर हो गया था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एक बार बता देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी बच्चों, क्योंकि अपने पास बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा हमें टाइम वेस्ट पसंद नहीं है। मुझे तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है बच्चों, अगर मैं खींच नहीं सकता हूं बिना मतलब का, मैं बिल्कुल नहीं खींच सकता हूं। जल्दी से आप लोग बता दो, क्योंकि मुझे बहुत आगे चलना है। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसमें यहां पर क्या हो जाएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत में मोनाजाइट को माना जाता है। XeO4 का आकार कैसा होता है, Xe जो कि एक ऐसा अक्रिय गैस है जो यौगिक बना लेता है कुछ, ऑक्सीफ्लोराइड, फ्लोराइड, Xe के साथ 4 गो F जुड़ा है बच्चों, तो ये हो गया इसका। ये जो संरचना आप देख रहे हो ना, ये वर्ग समतलीय कहा जाता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसमें जो है बच्चों कुछ कुछ जो है ना ऑप्शन हिंदी में ही रह गया है, कोई बात नहीं, आगे मिलेगा आप लोग को। स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय कहते हैं।